हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए डेली जीके का। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10वां देखने वाले हैं। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं सबसे पहला सवाल। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, बताइएगा। लुई 14वां, लुई 16वां, लुई फिलिप या फिर नेपोलियन। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाया, लुई 16वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है सवाल। तो लिख लीजिएगा दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब होता है, 1789 ईस्वी में, है ना। 1789 ईस्वी में क्या होता है, फ्रांस की क्रांति। अच्छा, गद्दी पे ये कब बैठता है, लुई 16वां। तो देखिए एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये गद्दी पे बैठता है 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पे बैठता है। 1789 में क्या हो जाता है, फ्रांस की क्रांति होता है। और उसके बाद 1793 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा, फिर 1793 ईस्वी में क्या होता है, देशद्रोह का आरोप लगा करके इसको फांसी दे दिया जाता है लुई 16वां को। ठीक है, तो 1774 में पहले ये गद्दी पे बैठे, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, वहाँ का ये राजा था उस समय। उसके बाद 1793 ईस्वी में से जो है देशद्रोह के आरोप में इन्हें क्या करता है, फांसी दे दी जाती है। कब, तो 1793 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर याद रखिएगा, इन्हें फांसी कब दी गई थी। आइए नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल पूछा गया, चेरो जनजाति है ना, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली जनजाति है, बताइएगा। भागलपुर, रांची, पटना या पलामू। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट लगाया है, पलामू आपका करेक्ट आंसर होगा। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली जनजाति है दोस्तों, तो पलामू के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें। आइए अगला सवाल है दोस्तों आपका तीसरा सवाल। क्या पूछा गया है, देखिए। ज्यूसेप मैजिनी ने यंग यूरोप नामक पुस्तक भूमिगत समाज की स्थापना की, कहाँ पे की, ये पूछा गया। पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है दोस्तों। मार्सिले में, बर्न में, वियना या फिर ब्रुसेल्स में, बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाया है, बर्न में, है ना। ज्यूसेप मैजिनी ने यंग यूरोप नामक भूमिगत समाज की स्थापना की, तो कहाँ पे की दोस्तों, तो बर्न में की, याद रखिएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताए थे यह स्थापना कब की गई थी, तो जिनको पता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों, है ना। राइट आंसर जिनको नहीं पता याद कर लीजिएगा 1833 में। बाकी जिनको याद है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका दोस्तों पक्का रिजल्ट होगा, बेहतर होगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं कीजिए, एक मस्त कॉपी लीजिए दोस्तों, और जितना भी हम बताते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स बताते हैं उसको नोट करते जाइए दोस्तों, और याद करने का कोशिश कीजिए। देख रहे हैं ना, अभी तो इस आज के प्रैक्टिस सेट में पिछला प्रैक्टिस सेट का काफ़ी सवाल आया हुआ है। अभी देखिएगा आप, एक दो आ गए ना, अभी और भी आएगा। तो आप दोस्तों उधर 9 प्रैक्टिस सेट बता दिए हैं, आज ये 10वां है। जो जो प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ता जाएगा आपका सवाल ईजी होता जाएगा, बार बार रिपीटेड सवाल आना शुरू हो जाएगा, और उससे बाहर पूछेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी हम बताते हैं उसको क्या कीजिए कि वो एक जगह नोट कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। तो क्या था यहाँ पे, ग्यूसेप मैजिनी यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की, कहाँ पे, बर्न में, कब की, 1833 ईस्वी में। और दोस्तों इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा किसका, ग्यूसेप मैजिनी जी का, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे, और चौथा सवाल देखिए। सवाल आपका पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, बताइएगा। हंटर समिति, मोंटेग्यू समिति, डायर समिति या फिर चेम्सफोर्ड। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो ये याद रहेगा। आगे दोस्तों इसके बारे में बात करें कि हंटर समिति का गठन कब किया गया, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों इसका गठन किया गया था 1919 ईस्वी में, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 1919 ईस्वी में किया गया, ये याद रहेगा। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो बिल्कुल तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जिनको पता है कमेंट में लिखिएगा। 13 अप्रैल 1919, है ना। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। फिर क्या होता है, इनकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया जाता है। आगे बात करें, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक और बनता है, ये कई बार पूछा गया सवाल है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, गवर्नर माइकल ओडायर, उसका नाम याद रखिएगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जितना भी इंपॉर्टेंट नोट बताएं सबको नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, गोविंदा मोहन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की या फिर विनोबा भावे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट लगाया है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना।
भारत में प्रेस का जनक, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दो सवाल याद रखिए आप। देश में सर्वप्रथम दोस्तों बंगाल गजट, जो कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, तो उनका भी संपादन दोस्तों इन्होंने ही किया था। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की जी ने इन्हें ना। कब किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ को। नेक्स्ट सवाल पे आइए, अगला सवाल देखिए, छठा सवाल है आपका। नाथुला दर्रा बताना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। जो नाथुला दर्रा है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो बिल्कुल दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है करेक्ट लगाया है, सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला और जेलेपला दो दर्रा याद रख लीजिएगा ना, जो है सिक्किम का फेमस दर्रा है। कौन कौन सा? तो नाथुला है ना, ये नाथुला हो गया, नाथुला, और एक होता है जयलेपला, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जयलेपला आपका होगा। तो नाथुला और जयलेपला, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, इधर आपका हो गया वो क्या नेपाल वगैरह हो गया, इधर ये आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। ऐसे ही बना दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। ये देखिए, ये सिक्किम हो गया, तो यहीं पे दोस्तों एक होता है क्या? नाथुला, और एक क्या क्या है? जयलेपला। तो पूछा जाता है ये भी सवाल कि बताइए, जो नाथुला दर्रा या जयलेपला दर्रा है किनको किनको जोड़ता है? तो याद रखिएगा, भारत से चीन को जोड़ता है ना। इधर कौन सा आपका पड़ता है? इधर आपका एरिया ये जो पड़ता है ये चीन, बाकी ये तो नेपाल हो गया, इधर ये चीन पड़ता है, इधर फिर भूटान हो गया, लेकिन इधर जो एरिया है ये सभी क्या पड़ता है? चीन का एरिया पड़ता है। तो ये जो नाथुला और जयलेपला दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है? तो इधर हो गया, ये हमारा भारत है, भारत और इधर चीन के जोड़ता है, ठीक है, तो भारत और चीन को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में, याद रहेगा ना, सिक्किम, नाथुला और जयलेपला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगला सवाल आपका 7 नंबर का सवाल। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? बताइएगा। जयवर्धनपुरा, त्रिंकोमली, बाटिकोलाब या फिर कोलंबो? बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाया, जयवर्धनपुरा, ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है, याद रखिएगा, अगर प्रशासनिक राजधानी बोले तो क्या होगा? जयवर्धनपुरा कोटे, ठीक है। और अगर बोले आर्थिक राजधानी कहाँ पे है, तो वो याद रखिएगा कोलंबो, ठीक है। अगर आर्थिक जिक्र आ गया, प्रश्न में जिक्र कर दिया आर्थिक का, तो कोलंबो होगा। लेकिन अगर नेचुरली पूछ दे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो जयवर्धनपुर लगाइएगा। ऐसा भी पूछ दे कि प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तब भी क्या हो जाएगा? जयवर्धनपुरा कोटे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आर्थिक बोले तो कोलंबो और प्रशासनिक बोले तो जयवर्धनपुरा। देखिए, अगला सवाल है आपका, तालाब पालन, तालाब पालन नहीं दोस्तों, यहाँ पे मछली पालन होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, मछली पालन समझिएगा। मछली पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाया है, कैटलस, रोहू मेडिकल्स, कॉमन कॉल्स और गास मार्क्स, ठीक है दोस्तों। एक तो कैटलस हो जाएगा, दूसरा रोहू हो जाएगा, ये सिंपल याद रखिए, कैटलस, रोहू, फिर कॉमन कॉल्स याद रखिएगा, फिर अगला हो गया गॉस मार्क्स, ठीक है, याद रखिए, ग्रॉस कार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य मछलियों के नाम है। मछली पालन के लिए सामान्यतः इनका ही चयन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 9 नंबर का सवाल देखिए, थोड़ा सा वो अल्टर सवाल था, बाकी दिमाग में रहता है तो ठीक है, नहीं रहता दिमाग में तो स्किप कीजिए। ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में सारे इंपॉर्टेंट सवाल को भूल जाएं, उतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, ठीक है, याद रह जाता है तो ठीक है। देखिए अगला सवाल, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, जो उसका खदान है कहाँ पे, ये पूछा गया, पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है दोस्तों, है ना, देख रहे हैं ना, रिपीटेड हो रहा है ना बार बार। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? जो पिछला प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे उनको बिल्कुल इसका जवाब पता होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाया, कर्नाटक। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, वो कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे, 10 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। प्रत्येक 22 मई को, प्रत्येक 22 अप्रैल को, प्रत्येक 22 जून को या फिर प्रत्येक 22 नवंबर को? बताइएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट लगाया है, क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा बताइएगा, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी दिवस जिन्होंने भी लगा रहे हैं, तो दोस्तों सही सोच रहे हैं, पृथ्वी दिवस है ना। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल देखिए, 11 नंबर का क्या पूछा गया, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल शायद ये भी है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, बरौनी, गुवाहाटी, मथुरा, डिगबोई? तो बिल्कुल तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाए, डिगबोई, है ना। डिगबोई कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो असम लगाइएगा, ठीक है ना, असम, असम में है क्या? डिगबोई
जो है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, याद रहेगा। अच्छा है कि बिहार में भी तेल शोधक कारखाना है, किनको किनको पता है कमेंट में लिखिएगा। तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है उनका नाम क्या है। तो बिहार में बेगूसराय जिला में स्थित है और तेल शोधक कारखाना जिनका नाम क्या है, बरौनी। बिल्कुल दोस्तों, बरौनी तेल शोधक कारखाना, याद रहेगा ना। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो कहाँ पे पड़ता है, बिहार के बेगूसराय में। यहाँ पे पूछा गया भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो असम का डिगबोई लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला ये 12 नंबर क्या पूछा गया, देखिए कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है। पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है ना। पत्तन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, यानी कि जहाँ पे जहाजें वगैरह, पानी वाला जो जहाज होता है ना आकर के रुकती है, पत्तन का मतलब वही होता है। बताइए कांडला बंदरगाह या फिर कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है, गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला पत्तन, कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। गुजरात में एक्चुअली में कहाँ पे है, तो गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है ना उसी के तट पे स्थित है। देखिए ये हो गया आपका गुजरात, ऐसा ही करके होता है ना गुजरात, बाकी इधर ये हो गया और फिर इस तरह से स्टार्ट होता है। तो ये जो गुजरात होता है यहीं पे आपका कच्छ की खाड़ी, यहीं पे इसके तट पे स्थित है क्या, कांडला बंदरगाह। ठीक है, याद रहेगा, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर है कांडला पत्तन यानी कि कांडला बंदरगाह। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगला सवाल आपका 13 नंबर का। देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइएगा। जो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंगा, कोसी, यमुना या सोन। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल कोसी, जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाया, कोसी नदी है ना, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी। प्रत्येक वर्ष जो उत्तरी बिहार है ना दोस्तों, जो बिहार का उत्तरी वाला भाग है, ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्या होता है, ये प्रत्येक वर्ष क्या होता है, कोसी नदी के चपेट में, उसके बाढ़ के चपेट में आ जाता है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों विनाश का कारण बन जाता है। ठीक है ना, ये कोसी नदी का कारण है दोस्तों। तो बिहार का शोक इसीलिए इसे कहा जाता है, शोक माने दुख है ना, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सबको मालूम होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पर नहीं मालूम तो याद करिएगा। देखिए 14 नंबर का सवाल, देखिए लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, बताइएगा। 4, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 या फिर भाग 4। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाए हैं करेक्ट लगाया है ना, 14 का राइट आंसर डी होगा, भाग 4 से है ना। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, तो भाग 4 से, याद रखिएगा। भाग 4 में ही दिया गया है, क्या दिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे मिलता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे मिलता है, भाग 4 में है ना, याद रहेगा। ठीक है ना, इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए अगला सवाल 15 नंबर का सवाल, देखिए मतगणना का कार्य कौन कराता है, बताइएगा। मतगणना का कार्य कौन करता है या कराता है, पिछले प्रैक्टिस सेट का सवाल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग। तो बिल्कुल दोस्तों अब तो आप लोग को याद भी हो गया है ना, देखते देखते भी याद हुआ होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चुनाव आयोग है ना। जो उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, विधान सभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, सभी चुनाव को संपादित कौन करता है, सभी का संचालन कौन करता है, चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता हो ही गया होगा। और मतगणना का कार्य भी कौन करता है, तो चुनाव आयोग ही करता है। अच्छा, चुनाव आयोग का जिक्र संविधान के किस भाग में मिलता है, किसको किसको पता है, बताइएगा। जिसको पता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिनको नहीं पता वो बता देते हैं, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 324। बिल्कुल दोस्तों, जिन्होंने कमेंट किया है बिल्कुल आपको कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों। 324 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का आपका जिक्र मिलता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चुनाव आयोग का जब भी नाम आए तो अनुच्छेद 324 याद आना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 16 नंबर का सवाल देखिए पूछा गया है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, बताइएगा। इंग्लैंड में लोकसभा को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा, उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर लॉर्ड्स। तो बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं करेक्ट लगाना है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 17 नंबर का सवाल देखिए। सवाल पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, सवाल में नहीं बोला गया है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार या सरकार की आलोचना करने का अधिकार, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट लगाया है, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये क्या है, एक राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए मतदान करने का अधिकार यह एक राजनीतिक अधिकार है,
चुनाव लड़ने का अधिकार, यह भी एक राजनीतिक अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार है ना, यदि सरकार के किसी प्रावधान से आप असंतुष्ट हैं तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्या होता है, राजनीतिक अधिकार है। लेकिन किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये दोस्तों हमारे संविधान में राजनीतिक अधिकार नहीं है, संविधान में इसे मौलिक अधिकार का नाम दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 25 में, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में दोस्तों इसे मौलिक अधिकार बताया गया है, ठीक है, राजनीतिक अधिकार नहीं बताया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा गया निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, और 18 नंबर का सवाल देखिए। भारत में नागरिक भागीदारी है ना, नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, बताइएगा। संख्या बल, धर्मनिरपेक्षता, अवसर की समानता या फिर समाज का विभाजन, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है, अवसर की समानता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अवसर की समानता, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों अनुच्छेद 16 याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 है ना, बिल्कुल। अवसर की समानता याद रखिएगा, अवसर की समानता हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में इनका जिक्र दिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 19 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, बताइएगा। शिक्षा का अभाव, ये कैसे हो सकता है। अगला देखिए, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, फिर यह जनसंख्या की अधिकता या बहुदलीय पद्धति। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी लगाइएगा, ठीक है, जिन्होंने भी लगाया करेक्ट लगाया है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। गरिमा मतलब समझ रहे हैं, महत्व है ना, नागरिकों की महत्व में वृद्धि होनी चाहिए। देखिए लोकतंत्र मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लोगों का शासन है ना, लोगों का तंत्र। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या होना चाहिए, क्या है, तो शिक्षा का अभाव, ये तो नहीं हो सकता, एक अनपढ़ व्यक्ति लोकतंत्र के लिए क्या ही करेगा, है ना। फिर जाएगी जनसंख्या की अधिकता, सिर्फ जनसंख्या बढ़ जाने से लोकतंत्र का सही मतलब उसका परिभाषा नहीं मिलता है। बहुदलीय अनेक दल की पद्धति अपना लिए, लेकिन शिक्षा का भी अभाव है। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यानी कि प्रत्येक नागरिकों का एक महत्व होना चाहिए दोस्तों, और महत्व तभी आएगा जब आपके अंदर शिक्षा आएगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बी लगाइएगा, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र का एक सर्वोत्तम गुण इसे मान सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर का सवाल पूछा गया कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, बताइएगा। कौन सा कदम जो लोकतंत्र है उसका सुधार का सूचक बताया गया है, बताइएगा कौन सा। शिक्षा, बेरोजगारी, असमानता या पंचायती राज। देखिए दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर डी लगाइएगा, है ना। अशिक्षा तो होगा नहीं, लोकतांत्रिक सुधार के लिए अशिक्षा कैसे हो सकता है, बेरोजगारी भी नहीं हो सकता है, असमानता भी नहीं हो सकता है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी लगाइएगा, पंचायती राज। वैसे तो सबसे सर्वोत्तम सूचक माना जाए तो वो क्या होगा, शिक्षा, है ना, शिक्षा से बढ़ के तो कुछ नहीं है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें पंचायती राज ही लगाना पड़ेगा, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता तो होगा नहीं, तो इसीलिए पंचायती राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और पिछला प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।